स्वागत है। आज इस समापन पूरे सेमिनार के समापन सत्र में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रतिकुलपति महोदय मिजोरम विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रभाकर रथ जी। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि सर आए अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ललित लोंगियाना ख्यांते जी का मैं स्वागत करती हूँ। इस संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर संजय कुमार जी का मैं स्वागत करती हूँ, वो भी आए। इस संगोष्ठी के आयोजन सचिव हैं डॉक्टर अमीश वर्मा जी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गान के लिए मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और स्वागत गान प्रस्तुत करें। जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो, एक राष्ट्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भारत जननी एक हृदय हो। स्नेह सित मानस की वाणी गूंजेगी यही कल्याणी, चिर उदार भारत की संस्कृति सदा अभय हो, सदा अजय हो, भारत जननी एक हृदय हो। मिटे विषमता सर से समता, रहे मूल में मीठी ममता, तमस कालिमा को विदीर्ण कर जन जन का पथ ज्योतिर्मय हो, भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब स्वागत की अगली की कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ प्रीतिका आएंगे और हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं बुला रही हूँ कामन को। हमारी शोध छात्रा है। एक एक करके आप सभी अतिथियों का स्वागत करें।
के इस समारोह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर प्रभाकर रंजीत, मान्य प्रति कुलपति, मिजोरम विश्वविद्यालय का तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस संगोष्ठी के समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर लल थुआंग जी, संकाय अध्यक्ष मानविकी एवं भाषा संकाय मिजोरम विश्वविद्यालय का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं इस समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, संकाय अध्यक्ष साहित्य संकाय त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस द्विदिवसीय संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए मिजोरम राज्य के बाहर से आए सभी विद्वानों का भी मैं इस समापन समारोह में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी के वक्तव्य एवं विचार से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। मैं आप सभी को दिल से साधुवाद देती हूँ। इसके अलावा मैं मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, गवर्नमेंट एजो कॉलेज एवं मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से आए सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों का इस संगोष्ठी के समापन समारोह में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी की प्रतिभागिता एवं हिंदी भाषा के प्रति प्रेम ने इस संगोष्ठी को सफल बनाया है। एक बार फिर मैं सम्मानित मंच के साथ साथ इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 2 दिन तक चल रहे अलग अलग सत्रों में इस पूरे संगोष्ठी की रूपरेखा को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे विभाग की शोधार्थी पूजा वर्मन को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पूजा। नमस्कार सभी को, मैं पूजा वर्मन मिजोरम विश्वविद्यालय की शोधार्थी आज मैं यहाँ इस संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पहले तो मैं हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम देकर इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को बनाने में मदद की। हमारे इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है पूर्वोत्तर भारत का भाषा एकात्म और हिंदी मिजोरम के विशेष संदर्भ में। ये संगोष्ठी हिंदी विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय आयोजन, मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय आयोजन, हिंदी विभाग गवर्नमेंट आयोजन कॉलेज आयोजन, इन 3 संस्थानों ने संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया है। उद्घाटन समारोह का मंच संचालन हमारे मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहचार्य डॉक्टर अमिश वर्मा सर द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया और हमारे विभाग के स्नातकोत्तर प्रथम समाही के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत से हुआ। इसके साथ ही हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार सर द्वारा स्वागत भाषण और मंच पर विराजमान अतिथियों का सम्मान हुआ। उद्घाटन सत्र के बीच वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे उपनिदेशक यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र BRA बिहार विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश्वर कुमार सर ने अपने वक्तव्य में पूर्वोत्तर भारत की भाषाओं की एकात्मकता के बारे में बताया और उनका कहना था कि अपनी मातृभाषा को सम्मान के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थे मिजोरम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर दिवाकर चंद्र तिलका सर। उन्होंने अपने वक्तव्य में हमारे सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा कहा और भाषाओं के संरक्षण की बात कही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मिजोरम हिंदी प्रचार सभा के पूर्वाध्यक्ष पद्मश्री श्री सी कामलोवा सर थे। उन्होंने मिजोरम में हिंदी भाषा के इतिहास तथा मिजोरम में हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमारे सामने रखा।
हमारे बीच एक और विशिष्ट अतिथि मेघालय के प्रथम हिंदी शिक्षिका पद्मश्री श्रीमती सिल्वी पासा मैम थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में हिंदी में व्याकरण के महत्व के बारे में हमें समझाया। उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता किया शिक्षा एवं मानविकी संकाय संघाध्यक्ष पद्मश्री लल्टू आंग्लियाना ख्याते सर ने। उन्होंने अपने वक्तव्य में मिजो भाषा के इतिहास के बारे में हमें बताया और मिजो लोक कथाओं को अनुवाद करने से मिजो समाज को बेहतर तरीके से समझने के बारे में बोला। उद्घाटन समारोह में हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर अमीश वर्मा सर के पुस्तक हिंदी आंदोलन और नागरिक प्रचारणी सभा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन सत्र के समापन में मिजोरम हिंदी से प्रशिक्षण महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर ललमुआन ओमा साइलो सर ने धन्यवाद ज्ञापन वक्ता हमारे सामने रखा। फिर प्रथम सत्र का विषय था अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की भाषा एकात्मता के सूत्र। इस सत्र के मंच संचालन मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी प्रलय कुमार बोरो ने किया। उन्होंने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता के रूप में अरुणाचल प्रदेश के मांडल राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर तादम लुकी सर थे। उन्होंने अरुणाचल के भौगोलिक और सांस्कृतिक जाति और भाषाओं के भिन्नता के बारे में हमें बताया। मुख्य वक्ता के रूप में नागालैंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर ब्रजेश कुमार सर थे। उन्होंने पूर्वोत्तर के भाषा अलग अलग होते हुए भी एक के साथ एक मिला हुआ है बोला और नागा भाषा के व्याकरण और हिंदी भाषा के व्याकरण में जो अंतर है उन्हें बताया। मिजोरम सरकार के शिक्षा विभाग के भूतपूर्व उपनिदेशक सी ललर मपापना सर ने मिजो भाषा के संदर्भ में हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमें बताया। प्रथम सत्र का अध्यक्षता किया त्रिपुरा विश्वविद्यालय के साहित्य संकायाध्यक्ष श्री विनोद कुमार मिश्र सर ने। उन्होंने अरुणाचली हिंदी के बारे में हमें बोला और मिजो भाषा के प्रचार प्रसार होने से हिंदी भाषा का भी प्रसार प्रचार होगा, ये हमारे सामने रखा। प्रथम सत्र के धन्यवाद ज्ञापन मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा कुमारी मैम द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र का विषय था सिक्किम एवं त्रिपुरा की भाषाएं एकात्मता के सूत्र। इस सत्र के मंच संचालन मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी रघुवीर दान चारनी किया। उन्होंने अतिथियों का परिचय देते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय के नेपाली विभाग के डॉक्टर देवचंद्र सुब्बा सर ने हमारे सामने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने देश के पहचान भाषाओं को कहा। हमारे बीच एक और मुख्य वक्ता के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर आलोक कुमार पांडेय सर ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने त्रिपुरा के भाषाई चित्रण हमारे सामने रखा। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किया त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर आलोक कुमार पांडेय सर ने। उन्होंने भाषा का संबंध संस्कृति से बताया। द्वितीय सत्र के धन्यवाद वक्तव्य मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधार्थी प्रलय कुमार बोरो द्वारा किया गया। और फिर हमारे संगोष्ठी के सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच संचालन मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी जुदित और प्रलय कुमार बोरो ने किया। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थियों, अतिथियों तथा हमारे सम्मानित अध्यापकों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। और आज तृतीय सत्र का विषय था मेघालय एवं असम की भाषाएं एकात्मता के सूत्र। इस सत्र का मंच संचालन थे
संचालक थे मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी कृतिका विश्वकर्मा। उन्होंने अतिथियों का परिचय देते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता के रूप में आयोजन के सुपुर्द टुइसुन के प्रधानाचार्य श्री बिजुनाथ सिंह सर थे। उन्होंने अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा को भी मुक्त कर हिंदी भाषा को विकसित करने की बात कही। हमारे बीच और एक मुख्य वक्ता के रूप में मेघालय के पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर आलोक सिंह सर थे। उन्होंने देश प्रेम और भाषा प्रेम को एक समान बताकर भाषा विकास के जरिए राष्ट्र प्रेम के बारे में हमें बताया। फिर राजस्थान भरतपुर के महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के शोधार्थी साइना सबनम ने अपना शोध पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। तीसरा सत्र के अध्यक्षता किया मेघालय के प्रथम हिंदी शिक्षिका पद्मश्री श्रीमती सिल्वी पासा मैम ने हमारे सामने भाषाओं की भिन्नता के बारे में कहा और हमारे सामने हिंदी दिवस को लेकर एक सुंदर गीत हमारे सामने रखा। इस सत्र के धन्यवाद ज्ञापन वक्तव्य दिया हमारे अमीश वर्मा सर ने। चतुर्थ सत्र के विषय था मिजोरम की भाषाएं एवं हिंदी एकात्मता के सूत्र। इस सत्र के मंच संचालक थे जुडिस लरेमसांगी दारोम। उन्होंने अतिथियों का परिचय देते हुए उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्य वक्ता के रूप में मिजोरम विश्वविद्यालय के मानविकी एवं भाषा संकाय के संकायाध्यक्ष पद्मश्री लतलू आंगिरियाना ख्यानते सर ने। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए हमारे सामने मिजोरम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमारे सामने रखा। हमारे बीच एक और विशिष्ट मुख्य वक्ता डॉक्टर जोरमदिन थरा सर थे। उन्होंने पश्चिम के साथ आचरण का उदय और मिजोरम की हिंदी भाषा की स्थिति तथा हिंदी और अपनी मातृभाषा तथा मिजो भाषा के प्रचार के बारे में हमारे सामने रखा। इस सत्र की अध्यक्षता किया मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर लुइस हॉनर मैम ने। उन्होंने मिजो लोक तथा भाषा किस प्रकार हिंदी भाषा के साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे सामने रखा। इस सत्र के धन्यवाद ज्ञापन वक्तव्य गवर्नमेंट आइकर कॉलेज के सहायक आचार्य ललुसियानी मैम ने रखा। पंचम सत्र के विषय मिजो और हिंदी भाषा एकात्मक के सूत्र थे। इस सत्र के मंच संचालक थे मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी देश कुमार चंद्रा। इस सत्र के मुख्य वक्ता थी आइजोल के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के डॉक्टर जेनी मालसोम डोंगिनी मैम। उन्होंने मिजोरम में हिंदी की शुरुआत के साथ साथ मिजोरम की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बताया। मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी जुडिस जोपारी ने मिजो साहित्य के ऊपर अपना पेपर प्रेजेंट किया। इस सत्र के अध्यक्षता किया आइजोल के सुपुर्द टुइसुन के प्रधानाचार्य श्री बिजुनाथ सिंह सर ने। उन्होंने मिजो समाज हिंदी समाज को अपना कर आगे बढ़कर हिंदी को विकसित करने के बारे में हमें बताया। इस सत्र के अंत में हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर MHG ने धन्यवाद ज्ञापन वक्तव्य रखा। इस संगोष्ठी में कुल 140 अतिथि अध्यक्ष शोधार्थी विद्यार्थी उपस्थित थे। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथियों को और मिजोरम के अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक तथा विद्यार्थियों को और साथ ही हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष और अमीश वर्मा सर और सुषमा मैम के साथ अन्य शोधार्थियों और विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। शुक्रिया पूजा। इस
संगोष्ठी की ये सफलता है कि लाइट नहीं होने के बावजूद भी हमारे बीच सभी लोग मौजूद हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अगले हमारे विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन के लिए मैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं। सम्मानित मंच और इस मंच पर वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभाकर अति संकुलपति विजय विश्वविद्यालय प्रोफेसर कियांते जी वाटर बनता है हमारे अभिनंदन से संजय जी अमित जी और इस सभागार में बाहर से आए हुए प्रतिभागी और इस विश्वविद्यालय और आसपास के ही प्रतिभागी हैं। अक्सर समापन सत्र में कुर्सियां खाली रहती हैं। कल ही मैंने कहा था कि बिजली विभाग से सनातन शत्रुता है, कम से कम मेरी तो है। नहीं, ऐसा क्यों होता कि मंच पर तो 3 बड़े अधिकारी बैठे हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, प्रोविंसी हैं, अध्यक्ष हैं और बिजली गायब है। सुषमा जी से मैंने कहा कि बिजली का लिंग स्त्रीलिंग है, इसलिए मुझे डर लगता है। उन्होंने मुझे उंगली दिखा के डांट लगाई और मेरा भी दुस्साहस देखेगी क्या किससे मैं रहा। तो बिजली का ना होना ये संकेत भी है कि हम लोग अधिक न पकाएं आपको। कल भी चर्चा हुई थी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इस 2 दिन का ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम, सार्थक कार्यक्रम, कम से कम मेरी जानकारी में यहाँ नहीं हुआ और बहुत जगह नहीं हुआ। मेरे यहाँ भी, त्रिपुरा में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी संख्या में उद्घाटन और समापन में लोग हों और अच्छी प्रतिभागिता रहे लोग, अच्छे वक्तव्य हुए लोग और बहुत महत्वपूर्ण विषय। भारत जिन पर गर्व करता है कि हम भाषाई दृष्टि से सबसे संपन्न राष्ट्र है, वहां भी भाषाओं के लुप्त होने का खतरा है। खबरें आ जाती है कि भाषाएं लुप्त हो रही हैं। मरना शब्द ठीक नहीं है कहना, क्योंकि भाषाएं कभी मरती नहीं है। क्योंकि भाषाओं के साथ हमारा जो रागात्मक संबंध है वो कोई मरने नहीं देता। और हम लोग तो अपने पूर्वजों को मरने नहीं देते, दीवार पर फोटो टांग देते हैं। तो भाषाएं कभी मरती नहीं हैं। और जिस समुदाय की भाषाएं मरने लगे उस समुदाय के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है। और ये सामान्य खतरा नहीं है। और एक जो नैरेटिव चलाया जाता है कि भाषा से भाषा को खतरा है, ये बिल्कुल गलत है। भारत जैसे देश में भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के नाम पर आप भाषाओं में विलगन पैदा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो और आश्चर्य तब होता है जब कोई कह देता है कि हिंदी ही ने तमाम भारतीय भाषाओं को खा जाए। कभी आपने सुना है कि माँ अपनी बहन को खा जाए? जिन भाषाओं के बीच बहनापा हो, ये कहीं कोख से पैदा हुई भाषाएं हो, वो भला एक दूसरे को खाएंगी नहीं, एक दूसरे का समर्थन करेंगी। अगर एक मौसी गरीब है तो दूसरी बहन उसको उठाती है। और हिंदी को तो संविधान ने दायित्व दिया कि तमाम भगनी सहोदरा भाषाओं के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जिससे खतरा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जिस भूमंडलीकरण के दौर में हम जी रहे हैं, खतरा वहां से है। पूरी धरती को बाजार का अड्डा बना दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया, क्रय विक्रय का केंद्र बना दिया। भाषाएं वहां दम तोड़ती हैं, क्योंकि अगर भाषा बाजार के अनुकूल नहीं है तो बाजार बेरहमी से उसको काट के अलग कर देता है। और इस बाजार ने भाषाओं के
अलग स्वरूप की संरचना कर दी, जिसे हम लोग कोट अनकोट वर्ण संकर की बात करते हैं। और वर्ण संकर भाषाओं का ही समर्थन बाजार करता है, क्योंकि बाजार के अनुकूल जो भाषा होती है वो साहित्य के अनुकूल नहीं हो सकती, समाज के अनुकूल नहीं हो सकती। उनको अपना सामान बेचना है। सामान बेचने के लिए सार्थक निरर्थक जैसे भी शब्दों का प्रयोग करना हो। श्री पासा जी कल बोल रहे थे, व्याकरण को लेकर चिंता कर रही थी। मंडलीकरण व्याकरण का समर्थन नहीं करता। खतरा वहां से है। और जिस समुदाय की भाषा नष्ट हो जाए, आधार भाषा ही होती है। इसका मतलब कहीं न कहीं सांस्कृतिक संकट है। और जब सांस्कृतिक संकट सामने खड़ा हो जाए तब समझ लीजिए कि भाषाओं के लिए खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि संस्कृति की कड़ाही में पककर ही भाषा की जो यात्रा है, लंबी यात्रा है, वो मृण्मय से हिरण्मय फिर चिन्मय तक की यात्रा करती है। तो भाषा की यात्रा एक दिन की नहीं है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं भाषा को भाषा बनने में। और इतना आसान नहीं है किसी भाषा को खारिज कर देना या किसी भाषा को राजनैतिक का दर्जा दे देना। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हिंदी महानदी की तरह है, जिसमें और भाषाएं छोटी छोटी नदियों की तरह है। और हिंदी में या किसी भी भाषा में जब तक पढ़ा जाने लायक लिखा जाएगा या उसकी उपयोगिता बनी रहेगी समाज में, घर में, देश में, दुनिया में, वो भाषा कभी नष्ट नहीं हो सकती। दिक्कत यही है। यहाँ कल भी मैंने चर्चा की थी, मिजो भाषी विद्यार्थी हमारे हैं, अपनी भाषा को छोड़कर दुनिया की किसी भाषा में आप सांस नहीं ले सकते। ऑक्सीजन का टैंक रख के भले ले लें, उसमें विदेशी भाषा बैठी होगी। और जब विदेशी भाषा बैठती है तो पीठ पर आके बैठ जाती है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि पीठ पर बैठ जाता है और प्रश्न करता है। कौन था? एक कहानी है, विक्रम बेताल। आप लोग बचपन में देखते होंगे सीरियल वगैरह में। तो कहीं और की कोई और भाषा आके इस पीठ पर बैठ जाती है, विक्रम के पीठ पर बैताल की तरह अनाप शनाप सवाल पूछती है। और बेचारा जवाब दे तो भी फंसे, न दे तो भी फंसे। तो हम विक्रमों की यही हालत है। हम उन चीजों से कपड़े को काट के अलग करने लगे। भाषा के विभाग में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। पढ़ना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं की कीमत पर हमें दुनिया की कोई भाषा स्वीकार नहीं। अपनी माँ की कीमत पर हमें किसी और की माँ नहीं चाहिए। मासी हो जाएगी, बहन हो जाएगी, फूफी हो जाएगी, किसी हो जाएगी। ये भाव ज्यादा होगा। और हमारी जड़ें सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरी हैं, तो उससे निकलने की जरूरत है। और ये जो पीढ़ी बैठी हुई मंच पर, इनका दायित्व है, आपका दायित्व है, क्योंकि इतिहास प्रश्न सबसे करता है। दिनकर को आपने पढ़ा होगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध। अगर मंच पर बैठे हुए लोग, मेरे समेत में कह रहा हूं, अगर हम चुप हैं, तटस्थ हैं, तो हमारा भी अपराध लिखा जाएगा सोने के अक्षरों में, काले अक्षरों में, सोने के नहीं। मैंने तो अपने को महिमा मोहित कर दिया। काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि आप भी तो थे उस मंच पर, चुप क्यों थे। और ये देश जब जब चुप हुआ है किसी भी मुद्दे पर, नुकसान हुआ है आवाम का, देश का, जनता का। तो जिन्हें बोलने की छूट दी जिस लोकतंत्र ने, ऐसा क्या हो गया कि हम चुप हो गए, मुद्दों को बोलना छोड़ दिए, घर से बाहर निकलना छोड़ दिए। तो शुक्र है कि देश जब लड़ाई लड़ रहा था आजादी की, तो उस समय ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब नहीं था, वरना हम सब अपने घरों से युद्ध लड़ते, बाहर कोई निकलता ही नहीं। तो हमें बाहर निकलना होगा। ये उंगलियां ऐसे नहीं मिली हैं, मुट्ठी बंद करनी होगी किसी भी मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। भाषाओं को उनके मुकाम तक पहुंचाना होगा। भाषाएं तब तक कराती रहेगी जब तक उनको सम्मानजनक की स्थिति में न पहुंचाते। और ये हम सब भाषा की संतानों का दायित्व है। इस तरह के कार्यक्रम तो होते रहेंगे। और एकात्म तभी स्थापित होगा जब भाषाओं के बीच का सौहार्द बढ़ेगा।
सिंह साहब हम बिहार से आए हुए हैं, 40 साल पहले या 50 साल पहले, क्या फर्क पड़ता है? धारा प्रवाह में जो बोलते हैं, जो जहाँ जाता है बोलने लगता है। मैं तो 2 महीने पासीघाट में था, मैं वहाँ की आदि, ये विद्यार्थी मेरा, अरुणाचल प्रदेश की सबसे सरल भाषा आदि समझ में आती है हम लोगों के लिए। हमने सीख लिया, चीजें समझ में आती थी। असमिया जानते हैं, नेपाली समझ लेते हैं, बांग्ला जानते हैं, समझ लेते हैं। ये हमें पुष्ट करती हैं, समृद्ध करती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाए, अगर आप अपनी मातृभाषा में दक्ष है तो दुनिया की कोई भी भाषा 10 दिन में सीख लेंगे। जिस भाषा का डर दिखा के नर्सरी स्कूल में बच्चे को हम जमा कर देते हैं ले जाके, आजकल बच्चे जमा होते हैं, वो बेचारा शाम तक आता है और आते ही माँ पिताजी भी, क्योंकि 99-100 नंबर तक ले आना उसे शुरू हो जाता है। हम लोग पहुंच गए चाय पीने के लिए, तो बच्चे को जबरी कह करके राइट सुनाइए, कविता सुनाने के बाद कोई नहीं करता है। हमें उस व्यामोह से बाहर निकलना है। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है बच्चे के ऊपर छोड़िए नहीं। जब दीवारों पे इश्तहार हम देखते हैं कि 15 दिनों में फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए, हमारे जमाने में, अब तो अंग्रेजी सीखो ऐप आ गया है, 29 रुपये दीजिए और 1 महीने में अंग्रेजी सीख लेंगे। तो कक्षा 1 से नर्सरी स्कूल से, प्री नर्सरी से प्ले स्कूल में बच्चों की जिंदगी हम क्यों बर्बाद करते हैं? उन्हें तोता बना के आप छोड़ देते हैं, उन्हें 2 मुहा बना के छोड़ देते हैं। उन्हें न उनकी अपनी मातृभाषा आती है, न उन्हें अंग्रेजी आती है, न उन्हें हिंदी आती है, कोई भाषा नहीं आती है। और वो एक बस पुतला बनकर रह जाते हैं जिसमें चाबी भर दी जाती है। बड़ी मुश्किल से हम अपनी भाषाओं से अनुराग करने लगे हैं। तो उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें मातृभाषाओं की चर्चा कम से कम हुई, ये खुशी की बात है। लेकिन ये नीति तभी सफल होगी जब ये मंच पर बैठे हुए हम लोग, समाज में बैठे हुए लोग, आप लोग, सब लोग समवेत एक स्वर के साथ इस नीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे डर लगता है, अगर ये नीति ठीक से लागू नहीं हुई, और डर इसलिए लगता है कि जो नीति नियंता है उन्हीं के ढेर सारे विद्यालय चलते हैं जहां हम लाखों रुपए देके अपने बच्चों को जमा कराते हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हीं के विद्यालय चलते हैं। कहां से मुक्ति मिलेगी, कहां से भारतीय भाषाओं, और हमारे भीतर इतना ठूस के भर दिया गया कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों नालायक निकल जाएगा। मैं अपना उदाहरण दूं, त्रिपुरा में माली है, काम करता है। मैं 5 साल प्रवास के बाद लौटा बाहर से, तो मिल गया। तुमने कहा कि क्या हालचाल है? बोले सर हालचाल भालो नहीं। उनके क्या हुआ? बोला सर हमारा मेज चले अमानुष हो गए, माने हमारा बेटा बेटी अमानुष हो गया। हमने कहा क्यों? बोला अंग्रेजी पढ़ा सुना नहीं, माने अंग्रेजी नहीं पढ़ा इसलिए अमानुष हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर अमानुष क्यों नहीं हुए? बंकिम चंद्र क्यों नहीं हुए? प्रेमचंद क्यों नहीं हुए? फकीर मोहम्मद क्यों नहीं हुए? और वो पीढ़ी अपनी भाषा पढ़ करके गई थी। तो हमें आपको सोचना है, अगर भाषाई एकात्म को बनाए रखना है, देश भर की भाषाओं के साथ जो एकात्म है ये मजबूती के साथ है। केवल पोस्टर बैनर पर लिख देने से नहीं होगा। यहाँ से आप जाएं तो एक अच्छे मनोभाव के साथ जाएं कि नहीं, और विचार करते हुए जाएं कि जो कुछ 2 दिनों में यहाँ घटा है वो भूल न जाए हम जाके। क्योंकि अक्सर संगोष्ठियों में यही होता है सर कि हम लोग खाना में मजाक में कहीं कहा था, केवल हम लोग खाना याद रखते हैं, खाना अच्छा था, रहने की व्यवस्था ठीक थी, बाकी सब भूल जाते। नहीं, हमें याद करना होगा किस सत्र में किसने क्या कहा था। पिछले सत्र में विद्यार्थी ने अनुवाद की बात की थी। अनुवाद ही एक ऐसा टूल है जिसके चलते भाषा मरेंगे नहीं। एआई एक ऐसा टूल है जो मरने नहीं देगा किसी भाषा को, लेकिन एआई हमारे दिमाग को जरूर खा जाएगा। अब तो बच्चे शोध प्रबंध और पत्र भी, आलेख भी आप लोग लिखने लगे एआई की मदद से, और दूसरा एआई भी ऐसा है कि जैसा चाहिए वैसा लिख देता है। उससे कह दीजिए कि बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में लिखो तो लिखने लगता है वो। और
कौन सा सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा उसको, तो अंग्रेजों ने क्या, वो सब फेल हो गए। लेकिन उसका सदुपयोग किया जाए तो तकनीक भाषाओं को मरने नहीं देगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो जीने नहीं देंगी। तो उसी के बीच से एक रास्ता निकालना होगा, और रास्ता यहीं से निकलेगा। वो कहते हैं कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा कोई बाहर से नहीं आया निकलने के लिए। फिर आपको कहना पड़ेगा कि वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, तो धारा यहीं से निकलेगी, वो धारा यहीं से फूटेगी, और फिर वो सैकड़ों उपधाराओं में बच जाएगी। सारी समस्याओं का समाधान यही है, क्योंकि समस्या जहाँ है समाधान वही है, बीमारी जहाँ है इलाज वही है। विचार हमें आपको करना है। बस इतना ही कहूँगा। बिजली नहीं आएगी, मैंने मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आएगी तो जीवन भर कोसूंगा। कल भी बोल रहा था तो नहीं थी, आज भी नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसमें दोष हमारा भी नहीं है, हम लोग मजबूर है कि बिजली को पकड़ के ला नहीं सकते, और इसे जो भी समझ लीजिए। मैं अपने अगले मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, हमारे प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर प्रभाकर रत्न को, कि वो यहाँ आए। सर पता नहीं मैं इंग्लिश में बोलूँगा या हिंदी में बोलूँगा। सर आप हिंदी बोलिए, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, या मीजो बोलिए, मीजो या तो हिंदी। हिंदी तो नहीं बोल पाऊँगा, हिंदी तो एक लोकल हिंदी होता है, जिसको हम ऑफिस में हो, रास्ता में हो, हम बोलते हैं। लेकिन एक सभा समिति में, कॉन्फ्रेंस में, एक फॉर्मल जगह में हिंदी बोलने में कई चीज़ को ध्यान में रखना होता है। ऐसे नहीं है कि कभी वो बोलते बोलते राम जाती है और सीधा जाता है। जब शुरू में हमारे ये मंच पर जो हमारा अतिथि वृंद बैठे हैं, प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर खियांते, प्रोफेसर संजीव कुमार, डॉक्टर गवर्नमेंट, डॉक्टर सुषमा कुमारी, तो ऐसे में बोलता था कि हिंदी जैसे मिश्रा जी बोला इतना गहरा है, इसका कोई अंत नहीं। लेंथ, ब्रेथ और डीपनेस। तो हिंदी की लोग हैं, आप हिंदी की सेमिनार हो रहा है, हिंदी की एक्सपर्ट्स हैं, हिंदी की पार्टिसिपेंट्स, डेलीगेट्स हैं, इनवाइटेड गेस्ट हैं। मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि हिंदी का महत्व, हिंदी का जो जितना जो वैल्यू है ये कितना ज़्यादा है। ये सिर्फ एक राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन हमारा डे टू डे लाइफ में कितनी यूज़फुल है। मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा जो दक्षिण भारत से हैं, जो वेस्टर्न पश्चिम भारत से हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट लोगों से व स्टेट से जो लोग हैं। मैं इतना ही चीज़ बोलूँगा कि हिंदी की जो आवश्यकता है और हिंदी की जो परिभाषा या जैसे आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। और हाँ, हम जानते हैं हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो साउथ इंडिया जाते हैं, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड केरला, कर्नाटका एंड हैदराबाद इज मच बेटर। हमको बहुत दिक्कत होता है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, एक बोतल पानी चाहिए, ड्राइवर समझ नहीं पाता है कि ये क्या बोल रहा है। वो तो बहुत कॉमन है, एक बोतल पानी चाहिए, ये तो बहुत कॉमन है, उसको भी समझ नहीं पाते हैं। जो कि हमको इतना दिक्कत होता है, गाड़ी रुकता ही नहीं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं।
केरला में भी वही है, लेकिन पोलाइटली दे स्पीक कि सर हम मेरे को हिंदी पता नहीं है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन इतना तो हमारा ड्राइवर भी नहीं बोल पाए तमिलनाडु के या और की वो जो वेस्टर्न उड़ीसा है वहाँ हिंदी बहुत अच्छा है। ईस्टर्न में मेरे को बोला गया है कि जो ईस्टर्न इंडिया है पूर्वोत्तर, उसमें ये उत्तर और पूर्व भी इंक्लूडेड है। नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया। अकॉर्डिंग टू उनका जो हिंदी की जो समिति है, हिंदी की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हिंदी में जो बॉडीज है वो नॉर्थ ईस्ट को ईस्टर्न इंडिया के अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम यहाँ होते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट रीजन एक अलग सा मानते हैं। वेल इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू ईस्टर्न इंडिया। लेकिन इतना चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं एक हिंदी आदमी नहीं हूँ, मैं एक नॉन हिंदी आदमी हूँ। एंड आई बिलोंग टू ए नॉन हिंदी स्टेट, और जब मैंने 1993 में आई एंटर्ड दिल्ली, मैंने दिल्ली एंट्री किया तो मेरे साथ बहुत दिक्कत आई। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई जेंडर प्रॉब्लम, अभी जैसे मैंने बोला है। तो ये जेंडर कहाँ मैं कहूँगा कि मैं जाती हूँ और जाता हूँ, उसमें आई कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन, सबको एक कर देता था। धीरे धीरे बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ना मेरे को बोलना आता है ना लिखना आता है। हाँ, इंस्पाइट जो भी हिंदी फिल्म देखते हैं, ये करते हैं, थोड़ा बहुत आता है, वो भी मेरा नहीं है। लेकिन एक मेरे को साथ हमें एक ऐसे सिचुएशन आया, समय आया कि हमारा जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जैसे मैनेजमेंट को बोलते हैं। तो निर्णय लिया गया, कई लोगों का राय ये था कि ये सारी की जो कोर्स मटेरियल है वो इंग्लिश में है और उसमें हिंदी को किया जाए। और हम लोग उसमें उस जब टाइम में, अभी नहीं, बड़े विरोध में थे, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको इंग्लिश को हमने हिंदी में कर देंगे, हो सकता है कि क्वालिटी में जो गुणात्मक विकास है उसके ऊपर कुछ कमज़ोर हो जाएगा या ऐसे कुछ होगा। लेकिन हमारे बीच में हमारे जो डायरेक्टर थे, जिसको आप डीन बोलते हैं, जो डायरेक्टर थे वो बिहार के थे, पटना के बिहार के थे। तो एक बार मेरे को बोला, एक बात सेंटेंस उन्होंने बोले थे, राव साहब हिंदी में आपका भविष्य है, हिंदी इज योर फ्यूचर। तो ये हार्ट टचिंग भी है और ये अपना देश के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रभाषा है। हम दिल्ली में पता नहीं, हो सकता है कि दिल्ली में ही रिटायर करेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे, तो हमें हिंदी की ज़रूरत है। अभी वो चीज़ मेरे को याद है कि हिंदी कितनी ज़रूरत है। मैं जो दक्षिण भारत से जो लोग कोई है या नॉर्थ ईस्ट से कोई है इधर, तो इनको ये बोलना चाहता हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ मैं मिलता हूँ, तो मैंने बोलता हूँ कि हिंदी की बहुत फ़ायदा है। इसको कभी आपने दूसरी नज़र से मत देखिए कि ये राष्ट्रभाषा है, हिंदी बोलने से ये हो जाएगा। और इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, द फोर्थ जनरेशन जो है बच्चे आएंगे, वो कहेंगे नहीं हिंदी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हमारा लाइफ इज सो इजी व्हेनेवर यू गो टू दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, हमको इतना आसान हो जाता है। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। वही दक्षिण भारत में आप जाइए, जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, कहीं इंस्पेक्शन या किसी काम में जाते हैं, शाम को उनका एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, एक केरला हो या तमिलनाडु हो, जो पूरा कल्चरल प्रोग्राम ही हिंदी में है। तो हम पूछते हैं कि ये मलयालम क्यों नहीं है, तमिल क्यों नहीं है? नहीं, यंगर जनरेशन जो है दे लाइक हिंदी देन देयर ओन लैंग्वेज। ये भी है। धीरे धीरे इतने बदलाव आ रहा है, इतनी परिवर्तन आ रहा है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किए हैं कि हम हिंदी नहीं जानेंगे तो हमारे सब बीच कुछ कमी रह गया, हम आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है। और खासकर जो उत्तर पूर्वोत्तर, मिजोरम, हमें फ्रेंड सर्कल में, डिफरेंट फोरम में, वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड हिंदी सेक्शन इन मिजोरम यूनिवर्सिटी। एंड हमारे पास मतलब हिंदी डिपार्टमेंट बहुत रिच है।
इन्होंने कम से कम मिनिमम 10-12 साल हो गया जो डिपार्टमेंट को जिस मेहनत करके आगे 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 बढ़ाया हिंदी कोर्स, और मिजोरम से इतने लोगों को फ़ायदा मिला। मेरे ख्याल में कुछ लोगों की भी पीएचडी मिला है यहाँ से, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो ये नहीं है कि ये पर्सनल बेनिफिट है, ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, एक ऐसे प्रभाव पड़ेगा ताकि दूसरे लोगों भी एनकरेज होंगे, इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे, ताकि हमको भी हिंदी बोलना चाहिए। और मैंने कल परसों न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में देखा है कि एक सीनियर लेवल मिनिस्टर लेवल एक बोले हैं कि हमको बहुत दुख है कि हम हिंदी बोल नहीं पाते हैं, हिंदी समझ नहीं पाते हैं, हमको बहुत दुख है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो पूर्वजों ने हमको ऐसे सिखाया है कि नहीं हिंदी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमको भी मिजो अच्छा लगता है, हम भी थोड़े दिन रहने के बाद कुछ वर्ड्स पिकअप किए हैं जो कि बहुत ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी। अब हम महसूस करते हैं कि नहीं, उस टाइम में हमें मिजो बोलने से कितनी आसान हो जाता है। तो इसीलिए मिश्रा जी ने बोले कि भाषा को सम्मान करो, कोई भी भाषा हो, चाहे एक लोकल लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, नेशनल, इसको सम्मान करो। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन बेनिफिट। और जहाँ हिंदी की बात है, हिंदी में इतनी फायदा है, हमने जैसे शुरू से बोला, इतना गहरा है, इतना गंभीर है, और इसकी इतनी फायदा है जिसको लिए इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, कोई सेकंड थर्ड नहीं होना चाहिए कि नहीं हिंदी में मेरा नुकसान। तो इसीलिए ये जो सम्मेलनी जो आपने किए हैं, इसका जो थीम है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़रूर जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ पीजी कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, हमारे जो फोर फादर्स ने, हमारे जो एल्डर्स ने जो कुछ बोल रहे हैं ये शायद ठीक नहीं है, हमको बाहर जाना है, मिजोरम से निकलना है। मैं भी मेरा स्टेट से निकल गया आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, नो इट्स मोर देन 40 ईयर्स। सो इसीलिए मिजोरम से बाहर जाना है, उनके एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए और लोगों से मिलने के लिए ये भाषा की इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है। मैं आज से 20-22 साल पहले अमेरिका गया था और वहाँ हम 4 लोग गए थे। हम जब 4 लोग गए थे उसमें साउथ इंडियन भी थे, मैं भी था। तो हम लोग दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं अमेरिका में। तो अमेरिकन्स जो है वो ताजुब हो रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, आपको तो अपना लैंग्वेज है। इसीलिए कि मैं हिंदी जानता हूँ, वो नहीं जानते हैं हिंदी, इसीलिए हम हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं। वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसीलिए उनको जरूर महसूस होगा, जो तेलुगु पर्सन जो मेरे साथ, उनको महसूस होगा कि मैं नहीं समझा, एक्चुअली मेरे बच्चे, मैं नहीं जानता हूँ मेरा लास्ट कितने साल है, कम से कम मेरे बच्चों को इतना मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, आप हिंदी सीखो, और हिंदी में कितना फायदा है। तो इसी बात पर मैं मेरा जो वक्तव्य है, मेरा जो भाषण है, मैं यहीं समाप्त करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ कि हमारा हिंदी में बोलने में कुछ थोड़ी बहुत गलत है, तो उसको आप क्षमा करिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार सर। कल बीसी सर की हिंदी में ही बात किए थे, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाए थे, और आज सर भी आपके साथ हिंदी में ही संवाद की, बड़ी अच्छी बात है। कहीं न कहीं हिंदी आपको दूसरी तमाम भाषाओं से जिस तरह से जोड़ रही है, हमने वो तमाम एकता के सूत्र को तलाश किया है, ये तो तय है। और ये निश्चित है कि यहाँ से इस 2 दिन के संगोष्ठी में जितने भी यहाँ प्रतिभागी बैठे हुए हैं, हमारे जो शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, यहाँ से जाने के बाद वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि पूर्वोत्तर की जितनी भी भाषाएं हैं, उनके साथ हिंदी का तादाद में उनकी एकता
कैसे स्थापित कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जिसको हम ढूंढ सकते हैं, और बहुत सारे हिंट उनको मिल गए हैं। उम्मीद है वो इनसे लाभ उठाएंगे। शुक्रिया सर आपका। अब मैं चाहती हूँ कि इस संगोष्ठी में 2 दिन से आप सब लोग बैठे हुए हैं, एक फीडबैक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी? आप में से जो भी जवाब देना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप वही से बोल दीजिए। आइए। मेरा नाम शाहना है और मैं दिल्ली से आई हूँ और राजस्थान में महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी में मैं PhD शोध छात्र हूँ। मिजोरम मेरा पहली बार आना हुआ है और यहाँ पे पहली बार ट्रेन भी चली है, तो सहूलियत काफ़ी अच्छी हो गई है। और जैसे कि हम जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत होती है। इस सेमिनार में वो सारे सवाल जो हमारी रोटी कपड़ा मकान को जल्दी से हमें लेने के लिए सहूलियत देते हैं, वो सारे सवाल मिले हैं और सारे जवाब भी मिले हैं। सारे जो इतने अच्छे अच्छे हमारे वक्तागण थे, उन्होंने इतनी सारी नॉलेज दी जो कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के उस नॉलेज को गेन किया था। अब वो मैं पाके बहुत लाभान्वित हुई थी। और जैसे कि 1-2-3 वर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें रिलेट करते हैं, हमने सीखे हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन, कि हाँ हम यहाँ की चीज़, यहाँ की कहानियाँ और इन सबको ट्रांसलेट करें, वो उससे मैंने सीखा। मैं अभी ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम भी देके आई थी, तो इससे मुझे एक और चीज़ मिली कि हाँ, इससे मुझे रोजी रोटी में सहायता मिलेगी और उसी से आगे भी चीज़ प्रोसीड हो सकती है। जैसे कि ट्रांसलेशन में इतनी जल्दी आप देखते हो कि मूवी एक रिलीज हुई है और इतनी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाता है ना। और जैसे टूरिज्म है, कोई भी अगर बाहर से भी इंडिया में आता है, देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी इंडियन ऐसा लैंड है जहाँ पे इतनी खूबसूरती है। और मैं जैसे ही चीज़ों में घुसी, मैंने रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी, क्योंकि एक इंग्लिश की स्टोरी थी जिसमें एक लड़की होती है, ब्लाइंड होती है, वो उनकी टीममेट्स जाते हैं बाहर घूमने के लिए। वो बोलते हैं कि क्या देखा आपने, तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं था, बस पेड़ पौधे थे, ये सब नहीं। अब वो लड़की जब वो ब्लाइंड लड़की जब जाती है उसी पार्क में, तो वो स्पर्श करती है, हर एक पेड़ अलग होता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करी थी। सर ने बोला कि शायद शंकर कहाँ घूमूंगी, मैंने बोला सर मैं तो गलियों में भी घूम रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। मैं बिल्कुल उस ब्लाइंड पर्सन की तरह हूँ कि मेरे लिए इतना नया है ये सब, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों के लिए कॉमन चीज़ होगी। तो और यहाँ पे जिस तरह से ग्रीटिंग होती है, HOD आपके साथ बैठ के खा रहे हैं, आप लोगों के लिए नॉर्मल बात होती है, उनका इतना लंबा, इतनी स्माइल जो इतनी लंबी है और इतने पॉजिटिव यहाँ के लोग हैं, इतने वेलकमिंग हैं, आप लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ होगी, नहीं है मेरे लिए। मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ का कल्चर और जितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। खूबसूरती सिर्फ नेचर में नहीं है, यहाँ की ड्रेस में है, यहाँ की बोली में है, यहाँ की स्माइल में है। इतनी क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। और हाँ, मैं यहाँ के खाने के साथ साथ यहाँ पे मिली हुई नॉलेज को भी बहुत इंजॉय किया है मैंने। और जो भी आप लोगों ने दिया ना, मैं थैंक यू या शुक्रिया बोल के उसको क्या ही बढ़िया पलीट करूँ उसकी। क्योंकि जो दिया आपने बस यहाँ पे है। थैंक यू। शुक्रिया शबनम। आप में से और कोई आना चाहेंगे? प्लीज। आइए प्रदीप। धन्यवाद मैम। सिर्फ 2 मिनट 2 सेकेंड लूंगा मैं। पहली बार मेरे 3 वर्ष के इस शोधार्थी जीवन में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मैंने शोधार्थी, विद्यार्थी और अतिथियों को देखा, जहां हिंदी विभाग में 140 से भी ज्यादा अतिथि, वक्ता, श्रोता, विद्यार्थी, शोधार्थी उपस्थित थे। मुझे लगता है 3 संस्थान, हिंदी विभाग, मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट आइजल कॉलेज और प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोरदार ताली होनी चाहिए 3 संस्थानों।
अंशों में कहूँ तो बहुत सुंदर सत्र, लगभग 6 सत्र उद्घाटन समापन के साथ साथ, और पूरे प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, 7 बहनें और 1 भाई, 8 राज्यों का समावेश हुआ है। लेकिन और बस मणिपुर भाषा को संबंधित और एक होता तो और मतलब क्या सोने पर सुहागा होता, वो विषय रह गया। बाकी बहुत सुंदर भाषा के साथ संस्कृति का गहरा लगाव है, बहुत एक संबंध है। और कल हमने संस्कृति को देखा, इस प्रकार से पूरे भारत को, पूरे लघु भारत को हमने देखा। और मुझे ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि सच में बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर संगोष्ठी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रेरणा। अगले गवर्नमेंट आइडियल कॉलेज से श्यामी आ रही हैं। जैसे कि मैम ने कहा है कि मैं गवर्नमेंट आइडियल कॉलेज की सह आचार्य तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी हूँ, PhD कर रही हूँ अभी मैं। ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है मेरे लिए तो बहुत ही अत्यंत सरल एवं ज्ञानवर्धक रहा है। और साथ ही साथ जो भी मुख्य वक्ताओं ने जो अपने शोध पत्र एवं जो भी प्रस्तुत किए हैं उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और मेरा मानना है कि मेरे जो भी विद्यार्थी हैं, अभी आगे के जो भी आएंगे शोधार्थी, उनके लिए एक नया द्वार खुला है हिंदी और भाषाई परिदृश्य के अध्ययन के लिए। और साथ ही साथ और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस संगोष्ठी की सफलता का श्रेय ये हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्यों, विशेषकर हमारे हिंदी विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों, साथ ही मेरे सहपाठियों को जाता है, जिनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं औपचारिकता नहीं करते हुए सीधे अपनी बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मिजोरम विश्वविद्यालय को धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ मौका दिया, अवसर दिया कुछ बातें रखने के लिए अपने अरुणाचल के बारे में। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष संजय कुमार सर को, प्रोफेसर संजय कुमार सर और अमीश वर्मा सर को, कि आपने जिस तरह से ये जो व्यवस्था की है मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही हिंदी विभाग, गवर्नमेंट आइडियल कॉलेज और मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब काबिल तारीफ है जिस तरह से आपके स्टूडेंट्स, विशेषकर मैं टीचर्स को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से आप अपने विद्यार्थियों को जिस तरह का अनुशासन सिखाया, ये काबिल तारीफ है। विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ कि 2 दिनों से पूरे सत्र जो है वो यहाँ बहुत ही अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं और जिस उत्साह के साथ ताली बजाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग तो होते हैं लेकिन तालियों की गूंज जब सुनाई नहीं देती है तो जो यहाँ वक्ता होते हैं उनको लगता है कि कुछ अच्छा तो नहीं, मतलब कुछ खराब तो नहीं बोल दिया, ये संदेह आने लगता है। लेकिन जब तालियों की गूंज बहुत ज़ोरों से सुनाई देती है तो लगता है कि हाँ कुछ बातें सही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको और सबको बहुत बहुत बधाई आयोजकों को और यहाँ के विश्वविद्यालय जितने भी इस आयोजन समिति में है
और हमारे जो विद्यार्थीगण है, मतलब शोधार्थीगण है, आप लोगों का जो ये है जो एक्टिवनेस है, क्रियाशीलता है, उसको भी देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारे अरुणाचल से भी बहुत सारे विद्यार्थियों से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप में से और कोई अगर अपनी बात रखना चाहता हो तो प्लीज मंच पे आ सकते हैं। कोई और है? हाँ बिल्कुल। Namaste and good evening to one and all present here, all the guys and all the guys. I'm Dr. Vidyanur Newman, Assistant Professor from the Department of Law, Assam University. After coming to Mizoram University, I came to know that we travel people are very good in Hindi. हिंदी में बोलिए तब। Okay. Actually, क्या हुआ है कि मैं ये मिजोरम में आने से पहले एक प्रोग्राम हुआ था। We have organized one program that is Center for Study Circles. तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत इशू रेज किया कि there is always a complaint कि बहुत बच्चे क्या है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। Even on your way to university, सिलसिले से जब हम असम यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे भी बस में सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं। जब हम वहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो they look down on us. अरे ये तो हिंदी बोल रहा है, वेरी लेस लिटरेट, नहीं सिर्फ हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नॉट मॉडर्न। ऐसा करके हमें कमेंट मिल रहा है, क्या करें मैडम? उन्होंने बोला ओके दैट इज वेरी गुड थिंग, जस्ट डोंट ब्लेम एनीवन, किसी को आप बुरा मत बोलो, बट द थिंग इज दैट यू शो कि हिंदी का स्टेटस कहाँ पे है, क्योंकि ये तरीके नहीं से ट्राइबल पीपल अंग्रेजी बोलते हैं, ट्राइबल पीपल को हिंदी बोलने में ये गलत है एंड ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब हमें ये सेमिनार के बारे में पता चला, संघर्ष ने हमें बोला कि नहीं हमें ऐसे प्रोग्राम में आप जानते हैं, मैंने वो ऑब्वियसली वाई नॉट, आई बी वेरी हैप्पी बट वो आई लाइक टू सी कि वहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि मिजोरम यूनिवर्सिटी को भी समझते कि वहाँ पे मॉडर्न है, बेसिक ओनली इंग्लिश, हिंदी बोलना आता है ये किसी को नहीं पता। बट व्हेन आई केम हियर, यहाँ पे जो रिसर्च का इतना मीठा हिंदी बोलते हैं, ओह माय गॉड। सर ने बताया कि लैंग्वेज नेवर डाई, भाषा कभी नहीं मरते। भाषा देते जैसे कि हम लेते नहीं है, डिसिप्लिन धीरे धीरे हो जाते हैं। जैसे वी मस्ट नेवर फ्लो आवरसेल्फ विद द फ्लॉट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड, जैसे कि ह्यूमनिस्ट कम्युनिटी बोला है कि देयर इज अ डेंजर इन डिसअपियरिंग द लैंग्वेज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ एन इक्वलिटेरियन, बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में ये बात नहीं है कि साथ हमें सिर्फ अंग्रेजी बोलते रहना है, अंग्रेजी बोलते दैट इज मॉडर्नाइजेशन, रॉन्ग कंसेप्ट। मॉडर्नाइजेशन दैट मीन्स यू हैव टू डेवलप विद अलोंग विद योर ओन मातृभाषा के साथ। मातृभाषा के साथ हमें क्या है, जब हम खुद को प्रमोट करेंगे दैट इज मॉडर्न। ये नहीं मॉडर्न का मतलब सिर्फ हम अंग्रेजी बोलेंगे, हम अंग्रेजी कपड़े पहनेंगे दैट इज मॉडर्न, दैट इज अ वेरी रॉन्ग, दैट इज नॉट। तो हम वो लिटरल है बट दे आर नॉट एजुकेटेड, इन माय पॉइंट। सो इवन ओके देयर इज वन पॉइंट आई फैक्टिंग ये लॉ के बारे में थोड़ी बोलेंगे, बट दैट इज द मोस्ट ये इस बात को हमें सुनने में, बट इन लॉ ऑल्सो एज आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ आई जस्ट वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट सम ऑफ द पॉइंट ऑल्सो कि लॉ में भी बहुत सेक्शन से वन में क्या है बताया गया है कि लैंग्वेज को प्रमोट करना, स्पेशली हिंदी को प्रमोट करना, अपने मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि पीपल आर स्पीकिंग वेरी स्वीट हिंदी, दैट इज द मोस्ट good point I've learned. Besides that, hospitality, I have no words for it. हमें आने जाने का कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाने पीने का कहते कि हम नहीं मिजोरम में जैसे क्वेश्चन क्या होगा खाने पीने के, तो बोले ध्यान से जाइए वहाँ पे नहीं वो एकदम हमें कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है, आने में जाने में खाने में रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सुविधा इतना अच्छा से स्मूथली बनाएगा। आई थैंक यू सर, आई थैंक सो मच हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑल रिसर्च स्कॉलर एंड ऑल फैकल्टी the head of the institute. Thank you so much for giving me an opportunity to put my words before you. Thank you so much. शुक्रिया। आप में से और कोई अपने विचार रखना चाहे, कुछ बात रखनी है?
सबसे पहले इधर उपस्थित सभी गुरुजनों का और सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं लरमवाती मिजोरम प्रशिक्षण हिंदी महाविद्यालय से हूँ और इधर इस मिजोरम विश्वविद्यालय में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे लिए बहुत लाभदायक था। इसलिए कि सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जिससे कि आप सबको पता है कि मिज़ोरम में हिंदी भाषा का इतना उपयोग नहीं होता है, तो मैं अंत में यही आशा करूँगी कि मिज़ोरम में आगे जाकर हिंदी भाषा का और भी प्रयोग हो और भी उपयोग हो। धन्यवाद। अब मैं इस सत्र के अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर ललित कैंटे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना I am a powerless chairman. Good. All right. In all other seminar and inaugural functions, and Mr. Chairman, guest of honor and chief guest of the function, they used to say all the time, "No one address me now." That's okay. Our chief guest, Province, and our guest of honor, thank you, people in the dais, and ladies and gentlemen. Today I'm very happy to how much I like to speak in Hindi in the yesterday's and today's program, but I can speak just a few in Hindi, but I will not try. Anyway, it's becoming dark, and so I got a prepared speech for that, so I will just give it to you all. Respected dignitaries, esteemed scholars, faculty members, and dear participants, so especially from participation from outside is appreciated. It is both an honor and responding to deliver chairman's address. At the close of this national seminar, and with special reference to Mizoram linguistic integration of Northeast India. This is so important, and with special reference to Mizoram. Over these days, and so we have not only exchange of knowledge, but strengthened the bonds of understanding languages of different states and as a whole in India. India is a land where diversity is not challenged, but a blessing. Our languages embodied our histories, our dreams, and our destinies. As Mahatma Gandhi once said, a notion of culture resides in the heart and in the soul of its people. Language is the living heartbeat of that culture. And when language meet, they create a new pathway for unity. I'm going to copy Narendra Drummond's speech.
He speaks slowly, and so people listen more attentively. And so I'm not going to hurry this time because I've got the last chance. Hindi spoken across large part of India has played a vital role in concerning people of different regions. At the same time, the North is with its moral mosaic of language. It's carrying deep tradition and rich folklore at extraordinary vibrancy to the national fabrics. In Mizoram, the pride is in the Mizo language. Mizo language reflects cultural strength, and while the gradual acceptance of the Hindi shows openness to dialogue. Dialogue and integration. This coexistence of preservation and adaptation is a time example of harmony. The discussion in this seminar reminds us that integration must never be seen as imposition. Rather, it is a respectful dialogue where languages enrich one another without losing their essence. Promoting Hindi alongside indigenous languages can foster national cohesion open under educational opportunities and empower the youth of the Northeast to engage more actively with the nation. Rabindranath Tagore wisely said the highest education is that which not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence. Likewise, linguistics integration is not only about communication, but about building harmony, social and cultural and emotional. In the presence of our chief guest, I would like to say one thing. Hindi Divas and Hindi Day and Hindu Week, awaken me, as I told yesterday, to have Mizo Language Day. The idea Mizo Language Day, it's a need of Mizo Language Day, Mizo Divas, like that, and so that is we never had before. And if doing so, the promotions of regional language. Hindi is national language, English is international language, and so we need to have regional language, like in the form of Mizo Language Day, Mizo Day. And so, like this is from the seminar, I've got it from the seminar, and so I'm very thankful for that. Like this seminar brings out in me, within me, what we have to have in mind. Okay, and so this is, it's darker and darker, and so I will not say long. As a simple, speechless and weakest chairman of the year, and so anyway, I'm glad to inform you all those
of organizers, including the head of the Department of Hindi, under my school. Hindi is under my school, and so as a dean of School of Humanities and Languages, thank you very much. Thank you very much for your kind cooperation and for the program. The last people come and go, but you people who is still here in the room, and so like especially I thank you for your patience. Thank you, Kalome Daniela. शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। अब बस इस संगोष्ठी के कर्ता धर्ता और बिजली नहीं आने के जिम्मेदार मैं हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और धन्यवाद। संजय सर। नमस्कार। सम्मानित मंच, आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर प्रभाकर दत्त सर, सम्मानित पद्मश्री हमारे संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ललिता खियांके से, हमारे अग्रज प्रोफेसर विनोद मिश्रा सर, सभागार में उपस्थित मित्रों, ऐसा समापन होगा मैंने भी नहीं सोचा। पूरा सत्र अंधेरे में बीत गया है। दाद दूंगा मंच पर आसीन अपने अग्रजों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं इस अंधेरे में, और खुशी है कि इस सभागार में आप उपस्थित हैं, हमारा साथ और संबंध। हिंदी विभाग अपनी सीमाओं के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आपके सामने खड़ा है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की परिकल्पना में और पूर्वोत्तर भारत के भाषाई एकात्म की तलाश में हम आज अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव पर पहुंचे। अपनी मातृभाषा के प्रति स्नेह और भारत की तमाम भाषाओं के प्रति अपने कर्तव्य का भाव अगर रहे, उनके प्रति सम्मान और आदर रहे, तो एकात्म का रास्ता निकलता। जब एक दूसरे पर आपकी डिपेंडेंसी कहिए या निर्भरता रहती है, तो संपर्क के लिए भाषा माध्यम बनती है और वहीं से एकात्म की जरूरत और रास्ते खुलते हैं। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का लक्ष्य यही था। इन 2 दिनों में हम कहाँ तक सफल हुए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज मैं खड़ा हूँ अपने कर्तव्य के पूर्णाहुति के लिए। आज के समापन सत्र में अपने व्यस्त समय में से हमारे प्रतिकुलपति महोदय दत्त सर ने समय निकाला और पूरे कार्यक्रम अंधेरे में रहते हुए भी प्रसन्नचित्त हैं, हमारे विभाग को अपना स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, मैं आपका आभारी हूँ हृदय से। हमारे संकायाध्यक्ष पावरलेस नहीं, माय डीन इज नॉट पावरलेस,
But unfortunately, situation is like that because something is beyond our control. Sir, ये स्थिति भी हमारे नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए ये हम दोनों की स्थिति ऐसी है। So, मैं आपका आभारी हूँ सर। कल से लेकर आज तक 3 सत्रों में आप आए, आपने हमें सहयोग और मार्गदर्शन दिया, अपना साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर विनोद मिश्रा सर संकायाध्यक्ष हैं, साहित्य संकाय में त्रिपुरा विश्वविद्यालय में बड़े भाई की तरह हैं। पिछले 10 साल से जब से मैं पूर्वोत्तर में आया हूँ, उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है, संकट में उनका साथ मिलता रहा है। सर का मैं आभारी हूँ और इस संगोष्ठी की परिकल्पना के पीछे भी उनका हाथ, उनका आशीर्वाद था। भारतीय भाषा समिति तक पहुँचने के रास्ते भी उन्हीं के दिखाए हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो सर का हृदय से आभार। दोनों दिन आप साथ रहे, सर बहुत बहुत आभार। इस संगोष्ठी के दौरान पूर्वोत्तर के 8 प्रांतों में से 7 प्रांतों के 16 और 15 प्रतिभागी अलग अलग प्रांतों से आए थे। मैं आप सभी लोगों का भी जो यहाँ उपस्थित हैं या जो गेस्ट हाउस में हैं या जो लोग अभी अभी शाम की 7 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए सायरन के लिए निकले हैं, मैं आप सभी विद्वान स्रोतविद और वक्ताओं का, प्रतिभागियों का भी हृदय से आभारी हूँ कि आप हमारे स्नेह निमंत्रण पर आए और 2 दिनों तक हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। हमारे शोधार्थी विद्यार्थियों के लिए एकात्म के तलाश के रास्ते दिखाए। मैं आप सबका भी हृदय से आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ अपने मित्रों का जो इस संगोष्ठी के पहले, इस संगोष्ठी के दौरान और अभी भी इस हॉल में विराजमान हैं। प्रोफेसर वाटेलू सर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अवधेश जी सामने बैठे हैं, राजेश जी हैं, पीछे कृष्णकांत त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर वेद, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर अमित जी, कई लोग का साथ और सहयोग अलग अलग समय में मिल रहा था। मैं उनका आभारी हूँ हृदय से कि आप लोगों का सहयोग और साथ मिला, और उनका भी जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो जिन मंत्रों के संबल पर मैं खड़ा होता हूँ यहाँ, जो हमारे हर कार्यक्रम में हमारे सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। बिजुनाथ सिंह जी प्रिंसिपल हैं एक स्कूल में, मॉडल स्कूल में, और आज पूरे दिन हमारे साथ हैं। सर मैं आपका भी आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ उन 2 संस्थाओं का भी जिन संस्थाओं के शिक्षक और विद्यार्थी इस कार्यक्रम में आयोजक की भूमिका में थे, प्रतिभागिता कर भी रहे थे। तो मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय और हिंदी विभाग गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज, दोनों संस्थाओं के हिंदी विभाग के तमाम शिक्षकों का, तमाम विद्यार्थियों का मैं आभारी हूँ कि आपकी वजह से हमारी ताकत बढ़ी है और हिंदी और एकात्म के रास्ते पर, भाषाई एकात्म के रास्ते पर हम पूर्व में भी चले थे, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ये संगोष्ठी एक माध्यम आज के लिए हो सकता है, पर ये रास्ता वर्षों से हमने खोल रखा है भाषाई एकात्म का साथ मिलकर चलने का, कि मिजो और हिंदी साथ साथ चले। हम तीनों संस्था ये प्रयास लगातार करते रहते हैं और हमारा तो ये साथ हमेशा प्रयास रहता है कि हम साथ चलें, और इस बार ये चीज़ स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मैं आभारी हूँ अपने विभाग का, अपने विभाग के शिक्षकों, कर्मचारियों और शोधार्थियों और विद्यार्थियों का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के सफल आयोजन में मेरा साथ दिया है। विशेषकर डॉक्टर रमेश वर्मा और डॉक्टर सुषमा कुमारी जी का मैं आभारी हूँ। बिना इनके साथ मैं ये कार्यक्रम नहीं कर सकता, शुरू से लेकर अंत तक और अब तक
और अब के बाद भी इन दोनों का साथ मुझे हमेशा रहता है और इन्हीं के सहयोग से मैं कोई भी कार्यक्रम कर पाता हूँ। जो भी कार्यक्रम आज तक मैंने किए हैं, इनके पीछे डॉक्टर रमेश वर्मा, डॉक्टर सुषमा कुमारी जी का हर पल साथ रहता है। कई बार आपको लगता होगा कि मैं नहीं दिख रहा हूँ या वो नहीं दिख रहे हैं, तो ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि पर्दे के पीछे से हम तीनों साथ होते हैं, आगे कोई एक दिखता है, पीछे दो साथ खड़ा रहता है। मैं अपने विभाग के कर्मचारी राजीव सोनार जी का भी हृदय से आभारी हूँ। हनुमान की भूमिका में रहते हैं, हर तरह का दायित्व निर्वहन करते हैं, तो उनका भी आभारी हूँ। अपने शोधार्थियों और विद्यार्थियों का हृदय से आभारी हूँ, खास करके हॉस्टल के जो बच्चे हैं और इसके अलावा भी जो एमई के बच्चे हैं जो शहर से आ रहे हैं। लगातार पिछले एक सप्ताह से मेरे साथ रात को 9 बजे तक भी खड़े रहते हैं। कई बार हम लोग डिनर साथ करते हैं, कई बार वो मना कर देते हैं कि नहीं हम डिनर साथ नहीं करेंगे, हॉस्टल में खाएंगे, तो है। लेकिन उनका सहयोग साथ मिला, हम ये कार्यक्रम आपके बल पर कर पाए हैं, इस बात की मुझे खुशी है। आप सब लोगों का हृदय से आभार। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो भी उद्घाटन और समापन के अलावा 5 सत्र हुए, इसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों संस्थाओं के विद्यार्थियों ने जो नृत्य प्रस्तुत किए, जो नृत्य चेरो और सरलाई काम पेश किया, उसके लिए भी उन छात्रों का मैं हृदय से आभारी हूँ। अपने विद्यार्थी जो हमारे थे, जिन्होंने अरुणाचल का डांस और बिहू डांस प्रस्तुत किया, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं आयु का आभारी हूँ। अमीश का बेटा है, वो तबला बढ़िया बजाता है, आपने सुना है, गाता बढ़िया है। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हमने उसी के हाथों, उसी के द्वारा करवाई थी, तो मैं उसका भी आभारी हूँ। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितने प्रतिभागी और हमारे विभाग के शिक्षकों ने प्रतिभागिता की, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ शिक्षा मंत्रालय के भारतीय भाषा समिति का, जिन्होंने इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए हमें वित्त उपलब्ध कराया है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिना आर्थिक सहयोग के संभव नहीं होता। तो आर्थिक सहयोग करने के लिए और पूर्वोत्तर के भाषाई एकात्म को लेकर के जो वो चल रहे हैं, ये केवल पूर्वोत्तर की भाषाई एकात्म नहीं, बल्कि भारतीय भाषा समिति संपूर्ण भारत के जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब के उत्थान और विकास के लिए जो प्रयास कर रही है, उनके एकात्म का जो प्रयास कर रही है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहे थे। तो मैं भारतीय भाषा समिति के अधिकारियों का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें आर्थिक सहयोग दिया और हम ये कार्यक्रम कर पाए। मैं अपने PR सेल और रवि का हृदय से आभारी हूँ कि कल के उद्घाटन सत्र के विदिन हाफ एन आवर उन्होंने हमारा उद्घाटन सत्र और बाकी पूरा रिपोर्ट अपलोड कर दिया था। PR सेल आज के डेट में सर मिजोरम विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड कीपिंग का और प्रमोशन का एक बहुत बड़ा काम कर रही है। हम पूरे विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जो दूसरे सेक्शन हैं शायद थोड़े धीरे पड़ जाते हैं, माफ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन PR सेल इस मामले में अद्भुत काम कर रहा है कि उनकी सूचना में जो भी कार्यक्रम हम पूरे विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, एकेडमिक्स और रिसर्च रिलेटेड, अगर हम उनको कवरेज के लिए कहते हैं तो वो आते हैं और आने के बाद तुरंत सेम डे नहीं बल्कि कार्यक्रम की समाप्ति के 1 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट फेसबुक पर, यूट्यूब पे और बाकी जहाँ चैनलों पे अपलोड करनी होती है, वो फोटो के सहित, वीडियो के सहित अपलोड कर देते हैं। योगा के कार्यक्रम के दौरान और सेमिनार के दौरान मैंने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आप सबको भी लगातार अपडेट मिलता होगा मिजोरम विश्वविद्यालय के, वो PR सेल की देन है। तो मैं हृदय से PR सेल की
कर्मचारियों का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभार PRCL को। एक बार फिर उन सभी का जिनका नाम जाने अनजाने में छूट गया होगा, मैं ले नहीं पाया होऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा। उसके लिए भी मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों का हृदय से आभार। आप हमारे निमंत्रण पर आए, हमारा संबल बने, हम 2 दिनों तक साथ हंसे गाए खेले बोले बात किए और भाषाई एकात्म की तरफ आगे बढ़े। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। अंत भला तो सब भला, अंत में बिजली आ ही गई। देर लगी आने पे तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। ये पूरा कार्यक्रम इतना खूबसूरत रहा, इतने धैर्य के साथ अंधेरे में भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया। इसके लिए यहाँ बैठे तमाम लोगों का मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे अतिथिगण, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेमिनार यहीं समाप्त हुआ।